प्रिय विद्यार्थियों एवं ज्ञान प्रेमी साथियों, आज से हम इतिहास की क्लास का प्रारंभ करते हैं। इतिहास के बहुप्रतीक्षित सीरीज की शुरुआत करते हैं, जिसमें हम एक सब्जेक्ट के रूप में भी इतिहास को जानेंगे और अन्य कई तरीकों से भी उसे जानने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले इतिहास शब्द पर हम अपना ध्यान फोकस करते हैं। इतिहास शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, इति धन हास। इति का मतलब ऐसा और हास का मतलब हुआ था। यदि हम परिभाषा के रूप में देखते हैं तो इतिहास का मतलब होता है अतीत का वर्तमान में अध्ययन, स्टडी ऑफ पास्ट एट प्रेजेंट। सबसे सरल तरीके से इतिहास की परिभाषा है अतीत का वर्तमान में अध्ययन। यही क्या है? इतिहास है। क्यों इसे पढ़ा जाता है? तो इसके पीछे तर्क यही है कि जब हम अतीत को समझेंगे तभी वर्तमान और भविष्य की दिशा उज्जवल होगी। प्रसिद्ध क्रांतिकारी और इतिहासकार यशपाल ने अपनी पुस्तक दिव्या की भूमिका में लिखा भी है कि मनुष्य धनुष की डोरी को जितना पीछे खींचता है, तीर उतना ही आगे जाता है। जब हम इतिहास को पढ़ते हैं तो काल विभाजन की दृष्टि से इतिहास को बांटा किस तरह से जाता है, तो इतिहास को हम जब काल विभाजन की दृष्टि में लेते हैं तो इतिहास का वर्गीकरण देखिए कैसे होता है। इतिहास या हिस्ट्री, इसे जब हम वर्गीकृत करते हैं तो तीन हिस्सों में इसे वर्गीकृत करके अध्ययन करने की परंपरा है। पहला हिस्सा कहलाता है प्री हिस्टोरिकल एज। इसे शुद्ध हिंदी में कहा जाता है प्रागैतिहासिक काल। यह शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है। किन दो शब्दों से मिलकर बना है? प्राक धन इतिहास। प्राक यानी पहले का, और इतिहास का मतलब भी मैंने आपको बताया कि अतीत का अध्ययन। तो फिर ये अतीत के भी पहले का अध्ययन हो रहा है। तो ये कैसी बात हुई? सबसे पहले यही बात मन में आती है, ये अतीत का भी अतीत है। तो इसे हम बहुत सरल तरीके से समझें तो ये वह दौर है जब मनुष्य के पास भाषा और लिपि नहीं थी, अर्थात मनुष्य बोलना लिखना नहीं जानता था। यद्यपि उसने चित्र बनाए, लेकिन माना जाता है कि जिस आधुनिक स्वरूप में हम इंस्क्रिप्शंस का प्रयोग करते हैं, लिपि का प्रयोग करते हैं, लैंग्वेज का प्रयोग करते हैं, इस समय मनुष्य के पास वैसी भाषा और लिपि नहीं थी। भाषा और लिपि उसके लिए अज्ञात थी। इसलिए प्री हिस्टोरिकल एज आया और इस एज में मनुष्य पत्थर के औजारों का प्रयोग कर रहा था। इसलिए प्री हिस्टोरिकल एज को स्टोन एज भी कहा जाता है। तो ये पहला सेक्शन है प्री हिस्टोरिकल एज। जब भी हम प्री हिस्टोरिकल एज पढ़ेंगे तो उसमें हम स्टोन एज या पैलियोलिथिक एज को पढ़ेंगे। इसके बाद दूसरा हिस्सा इतिहास का प्री हिस्टोरिकल एज के बाद प्रोटो हिस्टोरिकल एज रहेगा। प्रोटो हिस्टोरिकल एज। प्रोटो का मतलब होता है आदि, आदि यानी प्रारंभ। तो ये शुद्ध हिंदी में कहलाएगा आद्य ऐतिहासिक काल। और इससे आशय है कि इतिहास यहां से प्रारंभ हो रहा है, बिगिनिंग हो रही है हिस्ट्री की। ये हिस्ट्री के पहले की हिस्ट्री है प्री हिस्टोरिकल एज, और ये हिस्ट्री के प्रारंभ होने का दौर है जिसे हम किस नाम से जान रहे हैं? जिसे हम प्रोटो हिस्टोरिकल एज के नाम से जान रहे हैं। अब इस एज के लिए हम एक शब्द और याद करते हैं, जूलॉजी में शब्द आता है प्रोटोजीव, प्रोटोजोआ। तो वो आदि जीव है। वैसे ये प्रोटो हिस्टोरिकल एज है, तो ये आदि ऐतिहासिक काल है। यहां से इतिहास शुरू हो रही है, अर्थात मनुष्य के पास इस समय भाषा और लिपि आ गई है। तो भाषा और लिपि ज्ञात है
किंतु पढ़ी नहीं जा सकी। भाषा और लिपि ज्ञात है, किंतु आज भी हम सिंधु घाटी को इस दौर में लिया जाना चाहिए और लिया भी जाता है। इंडस वैली सिविलाइजेशन या सिंधु घाटी सभ्यता, इसे इस दौर में लिया जाता है कि इस दौर में मनुष्य ने भाषा और लिपि का आविष्कार कर लिया, पर आज तक उसने क्या लिखा हम नहीं पढ़ पाए हैं। इसलिए इतिहासकारों का एक वर्ग सिंधु घाटी सभ्यता को आद्य ऐतिहासिक काल में लेता है और एक और वर्ग इतिहासकारों का वैदिक सभ्यता को भी आद्य ऐतिहासिक काल में लिए जाने के पक्ष में है। अब यहां से इतिहास में एक विवाद का दौर शुरू होगा। विवाद कहें या भारतीय इतिहास को जिस समय ब्रिटिशर्स ने लिखा उस समय उनकी समझ का फेर कहें, या और भी कई बातें हो सकती हैं। वैदिक सभ्यता और सिंधु सभ्यता का कालक्रम जो निर्धारण है, वो कालक्रम निर्धारण समीक्षा मांग रहा है, उसकी पुनर्समीक्षा की आवश्यकता है। नई नई खोजें सामने आ चुकी हैं। वैदिक सभ्यता और सिंधु घाटी सभ्यता आज जिस तरह से हम आगे पढ़ेंगे, जिस कालक्रम के दायरे में रखी जाती हैं और सिंधु के बाद वैदिक को रखा जाता है, तो इन दोनों का ही कालक्रम नए तरीके से निर्धारित किया जाना चाहिए, क्योंकि विज्ञान के नए नए साक्ष्य आ चुके हैं। इस पर भी हम आगे पढ़ेंगे। पर अभी एक विद्यार्थी की तरह जिसे सामान्य तौर पर इतिहास का अध्ययन करना है और एक परीक्षा पास करनी है, आप जानते रहें कि आद्य ऐतिहासिक काल का मतलब है वह काल जब मनुष्य के पास भाषा और लिपि ज्ञात हो गई, परंतु आधुनिक संदर्भों में भी हम उसे नहीं पढ़ सके हैं। तो ये काल है सिंधु घाटी सभ्यता का काल। फिर वैदिक सभ्यता को यहाँ पर क्यों ले लिया जाता है? इस समय तो 4 वेद अस्तित्व में आए। तो याद रखें, लेने के पीछे तर्क ये दिया जाता है कि वेद श्रुति कहलाते हैं, इसलिए उस समय वो सुने गए और उनको लिखा या संकलित बाद के दौर में किया गया। तो इस दृष्टि से आप समझ जाएं कि पहले प्री हिस्टोरिकल एज को हम पढ़ेंगे जब भी हिस्ट्री स्टार्ट होगी। जब भी आप किसी भी बुक को उठाएं जहां पर आपको स्टोन एज का सेक्शन मिलेगा वो प्री हिस्टोरिकल एज है। जहां पर आपको हिस्ट्री की किताबों में सिंधु घाटी सभ्यता और उससे संबंधित जानकारी मिलनी शुरू हो जाएगी, वो आद्य ऐतिहासिक काल है। और उसके बाद 600 बीसी से 600 ईसा पूर्व से 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व 600 बीसी एक बड़ा ही महत्वपूर्ण सन माना जाता है भारतीय इतिहास के संदर्भ में। वहां से जो दौर शुरू होगा वो कहलाता है हिस्टोरिकल एज। तो ये इतिहास का एक संक्षिप्त परिचय है कि किस तरीके से इतिहास को 3 सेक्शन में बांटा गया। कौन कौन से 3 सेक्शन में बांटा गया? प्री हिस्टोरिकल एज, प्रोटो हिस्टोरिकल एज और हिस्टोरिकल एज। इसके बाद अध्ययन की शुरुआत करते हैं हम प्री हिस्टोरिकल एज या प्राग ऐतिहासिक काल, या दूसरे शब्दों में इसे ही क्या कहा जाएगा? स्टोन एज कहा जाएगा। तो अब यहीं से समझिए इतिहास का अध्ययन प्रारंभ हो रहा है अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी और अन्य आधुनिक संसाधनों की मदद से। जब हम प्री हिस्टोरिकल एज की चर्चा करते हैं, स्टोन एज की, तो उसे कहा गया हिंदी में पाषाण काल। पाषाण का मतलब होता है पत्थर। पाषाण काल को फिर 3 हिस्सों में बांटा गया। कौन कौन से 3 हिस्सों में बांटा गया? पहला, पूरा पाषाण काल, यह है पेलियोलिथिक एज। अच्छे से दिमाग में बैठा लिएगा, नए बच्चों को बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होते रहता है। स्टोन एज का 3 सेक्शन में वर्गीकरण हो रहा है, 3 सेक्शन में विभाजन हो रहा है। पहला क्या है? पूरा पाषाण काल। पूरा पाषाण काल, इसका मतलब क्या होता है? पेलियोलिथिक एज। इसके बाद बीच वाला दौर मध्य पाषाण काल, इसे कहा जाएगा मीजोलिथिक एज। और उसके बाद आएगा नव पाषाण काल, जो इतिहास में कहलाता है नियोलिथिक एज। तो तीनों ही दौर में परिस्थितियां बदली, मनुष्य के द्वारा प्रयोग में लाए जाने वाले पत्थर के औजार बदले, प्रकृति का तापमान बदला। तो ये 3 एज बने।
जैसे प्रकृति की दृष्टि से हम देखेंगे तो पूरा पाषाण काल में धरती शुरुआती दौर में ठंडी थी, तापमान कम था, एकदम सरल तरीके से देखें। मध्य पाषाण काल में धरती गर्म हो रही है और नव पाषाण काल तक वो गर्म हो चुकी है, मतलब टेम्परेचर यहां पर कम है। ये बीच का संक्रमण है, ट्रांजिशन फेस है, इसलिए यहां पर टेम्परेचर बढ़ रहा है और नव पाषाण काल के आते तक टेम्परेचर बढ़ चुका। ऐसा इसलिए जब टेम्परेचर का बढ़ना शुरू होगा और जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो मनुष्य और उसकी गतिविधियों में स्वाभाविक रूप से अंतर आएगा। एकदम सरल तरीका है समझने का। तो ये 3 सेक्शन इस तरीके से दिमाग पर रखे, पूरा पाषाण, फिर मध्य पाषाण, फिर नव पाषाण। और मनुष्य का जीवन कैसे था इसमें, तो पूरा पाषाण में मनुष्य कैसा था, यदि हम पूरा पाषाण काल के मनुष्य के जीवन की चर्चा करते हैं तो ये आखेटक एवं खाद्य संग्राहक था। आखेटक एवं खाद्य संग्राहक, हंटर एंड फूड गेदरर, इंग्लिश में भी याद रखें। हंटर यानी आखेटक, आखेट यानी शिकार करना, शिकार करने के लिए इंग्लिश में शब्द क्या है, हंटिंग। तो पूरा पाषाण काल में मनुष्य क्या कर रहा था, अपने जीवन यापन के लिए वो शिकार करता था जानवरों का, यानी वो हंटर था। और वो कंदमूल फल इत्यादि का संग्रह कर रहा था, यानी वो फूड गेदरर था। तो मानव गतिविधि के आधार पर ये कैसा दौर है, आखेटक और खाद्य संग्राहक का। धरती के तापमान के हिसाब से कैसा दौर है, ठंडे तापमान का। और मनुष्य के द्वारा उपयोग में लाए गए पत्थरों के आधार पर ये कौन सा दौर है, तो पत्थर के बड़े और अनगढ़ हथियार, बड़े हथियार दिमाग पर रखें, बड़े हथियारों के प्रयोग का दौर है। फिर हम मध्य पाषाण में चलते हैं। मध्य पाषाण में स्थितियां बदलेगी, मनुष्य का काम भी बदलेगा। ये आखेटक और खाद्य संग्राहक तो रहेगा ही, आखेटक बिल्कुल आखेट का कार्य, शिकार का कार्य जारी रहेगा, एवं खाद्य संग्राहक तो वो खाद्य संग्रह भी करेगा ही, साथ ही साथ वो शुरू कर देगा पशुपालन। इसलिए एनसीईआरटी लिखेगी हंटर एंड हर्डर, इंग्लिश में हंटर एंड हर्डर, यहां पर हंटर एंड फूड गेदरर, यहां पर हंटर एंड हर्डर शब्द का प्रयोग होगा, जिसका मतलब क्या हो जाएगा, आखेटक एवं पशुपालक। और दूसरा, मनुष्य के द्वारा प्रयोग में लाए गए पत्थर के औजारों की प्रकृति भी बदलेगी। तो जब हम मध्य पाषाण काल की बात करेंगे तो इसकी विशेषता हो जाएगी सूक्ष्म पाषाण उपकरण, सूक्ष्म या लघु पाषाण उपकरण। ये माइक्रोलिथिक एज कहलाएगा, सूक्ष्म या लघु पाषाण। यहां पर पत्थर के हथियारों का साइज छोटा होगा, एडवांसमेंट है मनुष्य के टेक्निक में वो। तो पत्थर के औजारों का तरीका बदल गया, मनुष्य की जीवन शैली एक स्टेप आगे बढ़ गई। इसलिए 2 अलग अलग फेज हो गया। एक फेज कौन सा हो गया, पेलियोलिथिक एज। दूसरा फेज कौन सा हो गया, मीजोलिथिक एज। पेलियोलिथिक एज को क्या कहा गया, पूरा पाषाण काल। मीजोलिथिक एज को क्या कहा गया, मध्य पाषाण काल। और उसके बाद तीसरा दौर आएगा नव पाषाण काल, जिसको गार्डन चाइल्ड नव पाषाणिक क्रांति कहेंगे। और बिल्कुल सही कहा उन्होंने, यहां से मनुष्य के जीवन में अभूतपूर्व परिवर्तन आएगा, क्रांति की शुरुआत हो जाएगी। क्या ऐसा हो जाएगा, क्योंकि यहीं से मनुष्य कृषि करना सीखेगा, यहीं से मनुष्य क्या सीखेगा, पहिए का आविष्कार सीखेगा, यहीं से मनुष्य अग्नि का प्रयोग सीखेगा। और आप अच्छे से याद रखिएगा, मैं इसे और आपको समझाऊंगा, कंफ्यूजन कहीं भी ना रहे। यद्यपि मनुष्य अग्नि का प्रयोग या अग्नि से परिचित पूरा पाषाण काल में हो चुका था, भाई जब से दुनिया तब से आग, लेकिन आग को नियंत्रित करना और अपनी मर्जी से प्रयोग में लाना
है ना, वो आधुनिक मानव का काम है समझिए, या मनुष्य ने किस काल में सीखा, नवपाषाण काल में सीखा। तो जब हम ऑब्जेक्टिव हल करेंगे तो इस तरह के प्रश्नों को याद करते समय देखिएगा, अग्नि के प्रयोग को लेकर के ज्यादातर उत्तर हमेशा किसको लिया जाएगा, नवपाषाण काल को लिया जाएगा। लेकिन मैं साक्ष्य आपको यह भी बताऊंगा कि पुरापाषाण काल से भी हमें अग्नि की जानकारी का प्रमाण मिलने लगता है। कहाँ मिलता है, कैसे मिलता है, चर्चा करेंगे। तो आप 3 सेक्शन पहले दिमाग में बैठा लें, बार बार दोहरा रहा हूं। पहला सेक्शन है पेलियोलिथिक एज। पेलियोलिथिक एज का मतलब होता है पुरापाषाण काल। अब इसका सन दिमाग में रखिए, पुरापाषाण काल बहुत लंबा दौर चला, 6 लाख से 10,000 ईसा पूर्व। इतना लंबा दौर किसका चलते रहा, पुरापाषाण काल का, 6 लाख से 10,000 ईसा पूर्व। यानी आप आज से पहले, आज 2023 चल रहा है, वहां से आप 2023 साल पीछे जाएंगे, जीरो आएगा। वैसे जीरो आएगा नहीं, एक आएगा, फिर भी जीरो आएगा समझिए। और वहां से पीछे जाते जाएंगे तो कौन सा सन चलते जाएगा, ईसा पूर्व। और जीरो से भी आप 6 लाख साल पीछे चले जाएंगे तो आपको आदि मानव के साक्ष्य मिलने शुरू होंगे। तो पुरापाषाण काल 6 लाख ईसा पूर्व से शुरू हो गया और 10,000 ईसा पूर्व तक, मतलब समझ लीजिए लगभग 6 लाख या 5,90,000 साल तक मनुष्य आखेटक और खाद्य संग्राहक ही रहा, अकॉर्डिंग टू दिस क्लासिफिकेशन। यानी 5 लाख 6 लाख साल तक मनुष्य का वो विकास नहीं हुआ। देखिएगा फिर क्या हो रहा है, 10,000 से 4,000 बीसी। अब देखो समय का दायरा कम हो गया, अब ये 10,000 से 4,000 है, यानी कुल 6,000 साल तक मनुष्य आखेटक, खाद्य संग्राहक और पशुपालक रहा। लेकिन अब उसके जीवन में परिवर्तन की गति बढ़ गई, प्रकृति ने भी मनुष्य का साथ दिया, मनुष्य के जीवन में भी विकास का दौर आया। और केवल वो 10,000 से 4,000 यानी लगभग 6,000 वर्ष के ट्रांजिशन फेज से गुजरा और जल्दी ही कहां पहुंच गया, नवपाषाण काल में। और नवपाषाण काल में केवल उसको 3,000 2,000 साल ही रहे हुए होंगे, 4,000 से 1,000 बीसी नवपाषाण काल का समय है। और फिर देखते ही देखते हम 2023 में आ चुके हैं। यानी आज तो हम हवा में उड़ रहे हैं, अंतरिक्ष में जा रहे हैं, कंप्यूटर का प्रयोग कर रहे हैं, और ये विकास यात्रा बड़ी तेज गति से हो रही है। विकास की दर एकदम तेज हो गई है। कुछ ही हजार वर्षों में मनुष्य ने अभूतपूर्व परिवर्तन कर लिया अपने में। तो ये हमारे विकास की पहली कहानी, ये आपको 24 आवर जुबान पे रहे, कंफ्यूजन का सवाल ही मत रहे। मैं बच्चों को लगातार पढ़ाया हूं, और जब मैं फ्लो में उन्हें प्राचीन भारतीय इतिहास पढ़ाऊंगा, चंद्रगुप्त मौर्य पढ़ाऊंगा, राजपूत काल पढ़ाऊंगा, गुप्तों के बारे में पढ़ाऊंगा, बच्चों को आनंद आएगा। जब मैं उन्हें दिल्ली सल्तनत, मुगल काल, भारत का स्वतंत्रता संग्राम पढ़ाता हूं, बिल्कुल मेरे साथ बच्चे आनंद से कनेक्ट होते हैं। यहां उन्हें तनाव महसूस होते रहता है। इस तनाव को दूर करने के लिए ही मैं इतना अधिक समय ले रहा हूं। यहाँ पर बच्चों की तरफ से बार बार मेरे पास बातें आती है कि हम इस सेक्शन को याद नहीं कर पा रहे हैं, याद नहीं कर पा रहे हैं। तो मैं बार बार दोहरा कर पढ़ा रहा हूं। हमने पढ़ना शुरू किया स्टोन एज या पाषाण काल को। इसको 3 सेक्शन में बांटा गया स्टोन एज को। कौन कौन सा 3 सेक्शन, पहला पेलियोलिथिक एज, दूसरा मीजोलिथिक एज, तीसरा नियोलिथिक एज। पेलियोलिथिक एज यानी पूरा पाषाण काल, पूरा पाषाण काल। इसके बाद मीजोलिथिक एज यानी मध्य पाषाण काल, फिर उसके बाद नियोलिथिक एज यानी नवपाषाण काल। पेलियोलिथिक एज बहुत लंबा है, 6 लाख से 10,000 बीसी। मीजोलिथिक एज 10,000 से 4,000 बीसी तक रहा, और नियोलिथिक एज 4,000 से 1,000 बीसी तक की अवधि में रहा, ऐसा इतिहासकारों का मानना है। अब देखिए, जब हम पेलियोलिथिक एज पर जाते हैं तो फिर से उसको 3 सेक्शन में बांटा गया। पहला निम्न पूर्व पाषाण युग, लोअर पेलियोलिथिक एज। मध्य पूर्व पाषाण युग, मिडिल पेलियोलिथिक एज। और उसके बाद है उच्च पूर्व पाषाण युग। देखिए, यानी ये अब पेलियोलिथिक एज का डिवीजन है, नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3। ये आप अलग से याद रखें। पहले पूरा पाषाण, मध्य पाषाण, नवपाषाण। फिर पूरा पाषाण का क्या विभाजन है, पूरा पाषाण को ही पूर्व पाषाण काल भी कहते हैं,
पूरा पाषाण को ही क्या कहते हैं, पूर्व पाषाण भी कहते हैं। तो पूरा पाषाण काल के 3 हिस्से, निम्न, मध्य और उच्च, यानी ये 6 लाख से 10,000 की अवधि 3 सेक्शन में बढ़ गई। 6 लाख से 1,50,000 साल तक निम्न पूर्व पाषाण रहा, 1,50,000 से 35,000 बीसी तक मध्य पूर्व पाषाण रहा, और 35,000 से 10,000 बीसी तक उच्च पूर्व पाषाण रहा। यहाँ पे पाषाण काल क्या होगा, कौन सा दौर पाषाण काल का, पूर्व पाषाण काल का दौर समाप्त होगा। और जैसे ही 10,000 का सन क्रॉस होगा, 10,000 बीसी में शुरू हो जाएगा मध्य पाषाण काल, जो 10,000 से लेकर 4,000 बीसी तक चलेगा, और 4,000 से 1,000 बीसी में आ जाएगा नव पाषाण काल। तो देखिए फिर से एक बार याद करें, पहला है पूरा पाषाण काल 6 लाख से 10,000, दूसरा है मध्य पाषाण काल 10,000 से 4,000 बीसी, तीसरा है नव पाषाण काल 4,000 से 1,000 बीसी। अब हम 6 लाख से 10,000 की अवधि को फिर 3 सेक्शन में बांटते हैं। निम्न पूरा पाषाण काल 6 लाख से 1.5 लाख, मध्य पूरा पाषाण काल 1.5 लाख से 35,000, और उच्च पूरा पाषाण काल 35,000 से 10,000, और जैसे ही 10,000 का फिगर आया आ जाएगा मध्य पाषाण काल। उम्मीद है आप समझ पा रहे होंगे। नहीं समझ पा रहे होंगे एनसीईआरटी पढ़ें, और भी किताबें पढ़ें इतिहास की, फिर से इस वीडियो को दोबारा देखें।